नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार देश के इतिहास का जो गौरव है, उस बिहार की धरती से भारत विरोधी साजिश रची जा रही थी। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। इंडिया 2047 डिकोड हो चुका है, लेकिन अब जिहाद 2023 भी सामने आ चुका है। तो सवाल है कि क्या बिहार को आतंकी पनाहगाह बना रहे हैं? क्या बिहार आतंकियों के निशाने पर है? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? खुले मैदान में लाठीबाजी, युवाओं की कसरतबाजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा इनके हाथ में ये झंडा देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये वीडियो मोतिहारी का है, जिसमें पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 5 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है। उसमें पूर्वी चंपारण का रियाज का नाम भी शामिल है। अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका अरमान मलिक, जिसे पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। अरमान मलिक के बारे में पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि वो एक स्कूल संचालक के अलावा जमीन की दलाली भी करता था। अरमान मलिक झारखंड के रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन के भाई के साथ जमीन की दलाली करता था। पटना पुलिस ने अरमान मलिक के साथ साथ अतहर परवेज को भी रिमांड पर लिया है। अरमान मलिक और अतहर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ने लगे हैं। पटना पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है नरुद्दीन जंगी। नरुद्दीन जंगी पेशे से वकील है, जिस पर पीएफआई के सदस्यों की मदद करने का आरोप है। इस पूरे मामले में एक और नया डेवलपमेंट ये आया है कि पटना पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से नरुद्दीन जंगी, जो बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है और लखनऊ में एडवोकेट के तौर पे काम करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उससे जो अहम जानकारी मिली है, उसके बाद दरभंगा में उसके पैतृक आवास पर भी एसआईटी की टीम ने दरभंगा पुलिस की मदद से छापेमारी की है। इधर पटना पुलिस की गिरफ्त में आया मरगूब अहमद दानिश और ताहिर के स्मार्टफोन से कई बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है, जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। ताहिर ने भारत में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार किया था और इसकी कमांड पाकिस्तान के हाथ में थी। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक है, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन, अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में एसटीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना में सिर्फ एक फुलवारी शरीफ ही नहीं, बल्कि और कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर थे
जहां दक्षिण भारत से आए हुए ट्रेनर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। पटना में लिखी जा रही थी राष्ट्रद्रोह की स्क्रिप्ट। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। मरगूब का गजवाए हिंद एक्सपोज्ड। 2023 में डायरेक्ट जिहाद की थी प्लानिंग। मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग। बिहार की राजधानी पटना में भारत के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिश पर न्यूज 18 आज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि पटना में आतंकी ट्रेनिंग के कितने सेंटर थे। हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां दी जाती थी आतंकी ट्रेनिंग, कहां से आते थे आतंक के ट्रेनर और कौन-कौन लोग होते थे उस ट्रेनिंग का हिस्सा। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से हुई थी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों ने पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। यहाँ मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटना में देश विरोधी ट्रेनिंग का यही एकमात्र अड्डा था। पटना में ऐसी ट्रेनिंग के और दो अड्डों का न्यूज 18 खुलासा करने जा रहा है और वो दो अड्डे थे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक और खगौल के पास। सगुना मोड़ से महज चंद कदमों की दूरी पर बने इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है, ये जो इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खगौल में था। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण के राज्यों से आए 12 ट्रेनर में से एक ग्रुप ने खगौल के इसी सेंटर पर पटना के अलावा दूसरे जिलों से आए लोगों को ट्रेनिंग दी थी। इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसी मदरसे और मस्जिद की है जहां पर पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। फुलवारी के आतंकी पाठशाला में ट्रेनिंग लेने वालों में 2 दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। इनको ढूंढ निकालना खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसका अर्थ लगाया जाने लगा है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ललन सिंह के बयान के मायने बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी का संदेश पहुंचाइएगा। अगर आप घर घर तक पहुंच जाइएगा, अकेले महिला प्रकोष्ठ अगर एक्टिव हो जाएगी, ये नीतीश कुमार को छूने का साहस करेगा। कोई भी साजिश नीतीश कुमार जी का बाल भी नाका नहीं कर पाएगा। अगर आम बातें अगर सतर्क हो जाइए। सुना आपने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान। आखिर किसके षड्यंत्र की बात कह रहे हैं ललन सिंह? किसकी साजिश को लेकर कर रहे हैं आगाह? अब इन सवालों के जवाब तो ललन सिंह ही दे सकते हैं, लेकिन जेडीयू के महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने ये जो बयान दिया है अब उसके मायने निकाले जाने लगे हैं। विपक्ष की पार्टी हो, पक्ष की पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो लोग लगे हुए रहते हैं और सत्ता में जो पार्टी है उसके सामने चैलेंज ज़्यादा रहता है।
तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में हम लोग हैं, जेडीयू है, तो हमारे सामने चुनौतियां भी ज़्यादा है और लोग लगे हुए रहते हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। आरजेडी नेता शक्ति यादव इस बयान का अर्थ बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को जोड़कर बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। कर जब कोई बात कहेंगे, साजिश तो हो ही रहा है उनके यहाँ, इसमें कहीं कोई दोहराने की साजिश बिहार के अंदर में एनडीए खुद ही कर रही है। हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कोई साजिश चल रहा है बिहार में, क्योंकि एक सफल मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के सहयोग से बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू को बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। जाहिर सी बात है कि जेडीयू नेता अपने कोर वोटर में से एक महिलाओं का समर्थन भी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी दौरान पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी भी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को होने वाली वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई, खासकर उन एमएलए और एमएलसी को जो राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। वोट करेंगे तो इस प्रक्रिया की एक सामान्य जो बातचीत है, कैसे कब कहां वोटिंग होगी 18 तारीख को, तो उसको लेकर के बातचीत हो रही है और आप सभी इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर आशान्वित होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की भावी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और ये भारत के लिए गौरव की बात होगी। मोतिहारी में जाली नोट के कारोबार का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 8 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं, साथ ही नोट छापने वाली मशीन भी बरामद की गई। रुपए एक कार से बरामद हुए और इसके बाद पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर पिपरा बाजार में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है यहां से, जो जाली नोट खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने एक साइबर कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया है, जहां से नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन, नोट बनाने के लिए रखे गए पेपर और लैपटॉप बरामद हुए। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए कैसे जाली नोट के धंधेबाज अब गिरफ्त में हैं, लेकिन इनका नेटवर्क कैसे फैला हुआ है, जिसमें 8 लाख के जाली नोट बरामद किए गए, जिसे बाजार में खपाने की इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब गिरफ्त में 4 धंधेबाज हैं और अब इनसे पूछताछ जारी है। हम लोग को सफलता मिली कि हम लोगों ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोकल स्तर पर प्रिंटर, लैपटॉप, स्कैनर की सहायता से ये जाली नोट बनाते थे और इसको जो है मार्केट में सप्लाई करते थे। 2 लाख असली नोटों के बदले 5 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है और इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से आ रही है, जहां 2 जगहों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार किए गए। कारोबारी के घर से शराब की बरामदगी की गई है। घर के पीछे शराब को छिपाकर रखा गया था। झारखंड से यह शराब लाई गई थी। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका लाभ अब युवाओं को मिल सके, इसकी हर संभव प्रयास इस वक्त हो रहे हैं। कटिहार के युवा इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। 7 निश्चय के सारे सरकार युवाओं को रोजगार सृजन के एक नया ट्रेनिंग से जोड़ना चाह रहे हैं। कटिहार की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, युवा किस तरह से 7 निश्चय को लेकर आ रही है। और ये तस्वीर जो है निबंधन सह परामर्शी केंद्र का है। हमारे साथ परामर्शी केंद्र का मैनेजर है, आइए बात करते हैं। सर, किस तरह का ट्रेनिंग है और इससे क्या लाभ मिलेगा? ये 10वीं पास सारे बच्चों, कम से कम 10वीं पास हो, वो ग्रेजुएट हो या इंटर पास हो, सभी बच्चों को सरकार द्वारा
कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 240 घंटों का ट्रेनिंग उनके प्रखंडों में, पंचायतों में दिया जाता है। ये 3 महीने कैलेंडर पे होता है, लेकिन 60 डेज इंटू 4 आवर्स ये 240 घंटे का ट्रेनिंग होता है, जिससे बच्चों का व्यवहार कौशल हो, बेसिक व्यवहार कौशल, बेसिक कंप्यूटर शिक्षा और भाषा ज्ञान की ट्रेनिंग दी जाती है। सर, हम लोग इससे उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षा पाकर बच्चे जहाँ भी जाएँ, चाहे पढ़ाई आगे करें या फिर वो पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार, स्वरोजगार या फिर नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत फायदा होगा। सीमांचल का ये इलाका पिछड़ेपन का शिकार है, कितना लाभ मिलेगा इसके? सीमांचल से आप जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं 10th के बाद, 12th के बाद का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यहाँ काफ़ी कम है। तो जब भी ये लोग बच्चे बाहर जाते हैं, अगर इस शिक्षा के बाद जाएंगे तो वो जो भी काम करते हैं, हमको लगता है उसे 1-2 स्टेप ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा ऊंचे पद पे काम कर पाएंगे। क्या लाभ मिलेगा ऐसे जो ट्रेनिंग लेंगे आगे फ्यूचर में, क्या लाभ मिलेगा? ये सर मतलब ये सीख लेंगे तो कहीं भी बाहर और विदेश से कहीं भी काम उम करेंगे तो मतलब फायदामंद होगा। रुपया कमाई उमाई में मतलब ज़्यादा कमा सकते हैं इससे। युवाओं की फौज है, सरकार के इस प्रयास से बेहद खुश है और निश्चित तरीके से इस तरह के प्रयास से जो सीमांचल इलाका जो पिछड़ेपन का शिकार है, वहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। एनसीसी बिहार झारखंड कैडेट्स ने बिहार का नाम रोशन किया। हरियाणा में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के बच्चों ने कमाल कर दिखाया। सिर्फ 50 दिनों की ट्रेनिंग में अंकिता ने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एनसीसी कैडेट्स के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए एसीसी ने समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में कला संस्कृति मंत्री ने गोल्ड मेडलिस्ट अंकिता को सम्मानित किया। एनसीसी कैडेट से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज बिहार का बच्चा गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के यहाँ आया है शूटिंग के क्षेत्र में, और हमारा मानना है कि बिहार में जो हमारा प्रतिभा है ये एक बहुत ही अद्भुत प्रतिभा है। सिर्फ इनको समय देने की आवश्यकता है। चंडीगढ़ में हुए शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। एनसीसी कैडेट्स ने वहां पे बिहार का परचम लहराया है और यही वजह है कि जो बिहार के बच्चे यहां से 19 बच्चे चुनकर गए थे और सिर्फ कुछ दिनों की प्रैक्टिस में इन बच्चों ने बिहार का नाम रोशन किया है। यहां की अंकिता ने एक नहीं 2 मेडल अपने नाम किए हैं, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। यही वजह है कि आज बिहार सरकार की तरफ से भी इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स को उनके काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तमाम कैडेट्स को सम्मानित किया गया और खास तौर पे जो अंकिता है गोल्ड मेडलिस्ट, इन्हें भी सम्मानित किया गया। अंकिता, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी मेहनत की थी आई थिंक से उतना आ गया, और आ सकता था। कितने दिन की प्रैक्टिस की आपने? 3 महीने। मतलब था कुछ कि फायरिंग करना है, फायरिंग था कुछ, मतलब लगता था कि हाँ फायरिंग में कुछ होता है, मुझे कुछ बिहार को यहाँ से ऊपर लाना है, ऐसे वैसे। बिहार की जो बच्चे हैं खेल में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वहाँ पे गई तो आपको कुछ ऐसा माहौल लगा कि बिहार से आई हो, शायद मेडल नहीं मिले? बहुत, मतलब यहाँ से हम गए थे ना, मतलब बिहार का क्या था, मतलब कोई भी देखता है ना बोलता कि आप बिहार है, ऐसे कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे, मतलब एक अलग ही नज़र से देखते थे। तो मेरे को मतलब हर्ट हो गया, मतलब कि हाँ हर्ट होता है ना कि हाँ आप बिहार की और अब बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ लास्ट टाइम जाते इनको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। बता दिया, बहुत बता, और नहीं तो क्या। नहीं, हमारा सबका फर्स्ट इवेंट ही था। अभी इवेंट करके आए, अभी लग रहा है कि अंकिता की तरह नेक्स्ट इवेंट में? हाँ जी बिल्कुल। तमाम गर्ल्स हैं और बॉयज की टीम, ये लोग गए चंडीगढ़ में, बिहार का नाम रोशन किया है। हालांकि अंकिता ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं और खुश है कि वहां पे बिहार का जो परचम लहराया है। और तमाम लड़कियां भी, फर्स्ट इवेंट था, आगे भी ये लगातार कोशिश करती रहेंगी कि बिहार का नाम रोशन हो। और अभी तो सिर्फ 2 मेडल मिले हैं, ऐसे ही ना जाने कितने मेडल बिहार को ला के देना है और बिहार का नाम रोशन करना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।